हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम अपना सेशन कवर करने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान के तहत, वो होने जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा एवं मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पहली फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको उसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और अब उसी के ऊपर इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है हम आज वो सॉल्व करने जा रहे हैं। टॉपिक डिस्कशन पिछले वीडियो में मैंने किया है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टॉपिक्स हैं। उस 5 टॉपिक्स के अंदर जो भी अलग अलग सब टॉपिक होंगे वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी। तो पहला जो हमारा टॉपिक था शिक्षा एवं मनोविज्ञान, वो हम कवर कर चुके हैं। थ्योरी से जितना उसे रिलेटेड था वो कवर कर दी हूं मैं। आज हम एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस सेशन की। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें आता है, बेसिकली वो ये रहता है कि ये कथन किसकी थी। ठीक है ना, किसने ये कहा था। तो या तो ये कथन से रिलेटेड पूछता है, या तो फिर वही जैसे कि बेसिकली मनोविज्ञान के बारे में पूछेगा, फिर शिक्षा के बारे में पूछेगा, दोनों को ज्वाइन करके पूछेगा कि इसकी क्या वैल्यू है या इसकी क्या उपयोगिता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं या तो कथन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शुरुआत में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा थी। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान, जब हम पिछली क्लास आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था शिक्षा एवं मनोविज्ञान। उसमें आपको शिक्षा के बारे में भी पढ़ना था, यानी एजुकेशन किस शब्द से बना है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये सारी चीजें। उसके अलावा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी ये भी आपको पढ़ना है। फिर दोनों को हमने कंबाइन करके पढ़ा था कि दोनों के क्या वैल्यूज हैं, क्या उपयोगिता है, किसने क्या कथन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें कवर थी। तो शिक्षा और साइकोलॉजी, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो शुरुआत में मनोविज्ञान किसका हिस्सा थी? दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा थी, है ना। ये चीज मैंने कवर किया है। दर्शन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगी? फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान जो है वो किसका हिस्सा थी निम्न में से? दर्शन शास्त्र, तर्क, भौतिकी या समाज शास्त्र। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होगा? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी। ठीक है, तो शुरुआत में जब हम मनोविज्ञान था वो किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। ठीक है, अलग से ये एक ब्रांच नहीं थी, उसी के ही अंदर इसे पढ़ा जाता था। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसको एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप किया गया। ठीक, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो शुरुआत में फिलोसॉफी का यानी कि दर्शन शास्त्र का ही ब्रांच थी साइकोलॉजी। ठीक, चलिए कौन से दो शब्दों से बना है साइकोलॉजी? साइकी और लोगस, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। साइकी और लोगस, ठीक है, जिसमें से जो साइकी का अर्थ होता है वो है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस यानी कि अध्ययन। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टडी। ठीक, तो ये भी आपको बेसिक क्वेश्चन जो है उसमें का ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? देखिए, शैक्षिक और मनोविज्ञान, यहां हमने क्या पढ़ा? मनोविज्ञान। ठीक है, अब बोल रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान, मतलब इसमें आपको पूरा जो टॉपिक था शिक्षा और मनोविज्ञान वो दोनों कंबाइन है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक, इसके जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि कौन थे? एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हें माना जाता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक वो है। जब भी प्रश्न आए आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर बोला जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आपका उत्तर अलग होगा। अगर बोला जाए शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो उसका उत्तर अलग होगा। ठीक है, तो जब भी शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होने वाला है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, या तो सिर्फ थॉर्नडाइक लिखा होगा या E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, क्योंकि यही पशु मनोविज्ञान के भी जनक हैं। याद रखिएगा, अगर पशु मनोविज्ञान पूछा जाए अलग से भी, पशु मनोविज्ञान, तो उसके जनक भी किसे माना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आपको बता दूं तो इसका होगा फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी।
फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये प्रश्न है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ये किसे माना जाएगा? थॉर्नडाइक को माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने आएगा कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा कि क्या चीज पूछा जा रहा है एग्जाम में। आप ऑप्शन पहले एकदम से आप ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिएगा जब भी कोई जनक की बात की जाएगी, फादर की बात की जाएगी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? थॉर्नडाइक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए कम उपयुक्त है? यानी कि निम्न में से कौन सी विधि, इनमें से ये अलग अलग प्रकार की विधि दी गई है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी विधि मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, पूछा जा रहा है। मनोविज्ञान क्या है? एक प्रकार का बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो इस अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो पहला पूछ रहा है निरीक्षण, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में मैं उसे क्या लिख दूंगी? इंस्पेक्शन। इंग्लिश में भी मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, इंस्पेक्शन। दूसरा है प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। तीसरा है अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट। और चौथा है सवाल जवाब यानी कि क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर, ठीक है। अब इसमें से निम्न में से कौन सी विधि मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला ऑप्शन देखेंगे तो निरीक्षण, जो कि सबसे अच्छा, मतलब जो हम पढ़ते हैं साइंस में उसके लिए इंस्पेक्शन एक अच्छा उपयुक्त माना जाता है, ना कि सबसे कम उपयुक्त। तो ये तो एक सही विधि है। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी विज्ञान हो एक्सपेरिमेंट के बिना वो कैसे सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चनेयर, ये भी सवाल जवाब, ये जो रहता है ये भी एक उपयुक्त विधि है, ठीक है, क्वेश्चन सवाल जवाब करना। लेकिन जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट है, वो सबसे कम उपयुक्त है इसमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शैक्षिक मनोविज्ञान सहायक है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। हाँ, इन्हें ही क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक, इन्होंने बच्चों के व्यवहार के बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में, जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उन सब के बारे में अध्ययन किया था। ठीक, 1900 के दशक में ये क्या है, इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स लिखे थे, बहुत सारी जर्नल पब्लिश की थी, जो कि किससे रिलेटेड थी? शैक्षिक मनोविज्ञान से ही रिलेटेड थी। चलिए, ये हो गया इंस्पेक्ट, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक मनोविज्ञान सहायक है। अच्छा देखिए, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस चीज के लिए सहायक है? सबसे पहला, खुद को समझना, खुद को समझने के लिए। सेकंड, बच्चे को समझना, बच्चे को समझने के लिए, कोई भी बच्चा है उसे समझने के लिए। शिक्षण विधियों के चयन में, मैंने आपको बताया था ना, शिक्षण विधियों के चयन मतलब कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, अलग अलग विधियां होती है ना। देखिए, जैसे इस प्रकार ये विधि है इंस्पेक्शन की, एक्सपेरिमेंट की, क्वेश्चन सवाल जवाब करने की विधि। तो अलग अलग विधि होती है जो एक टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जिससे कि बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ सके। जैसे कि क्वेश्चन आंसर पूछना, या बच्चे को भी इंक्लूड करना, कि बच्चे को आपने कुछ चीज दे दिया है कि वो भी एक्सपेरिमेंट करे उस चीज को, वो भी समझे, है ना, वो भी सवाल जवाब पूछे, तो उनको इंक्लूड करके लेके चलना। तो बहुत सारी अलग अलग विधि होती है, या एग्जाम्पल दे दे के, उदाहरण दे दे के समझाना। तो अलग अलग विधि होती है। तो कौन सी विधि किस सब्जेक्ट के लिए, किस क्लास के लिए उपयुक्त है, इसके लिए भी शैक्षिक मनोविज्ञान सहायक है। ठीक, बच्चे को समझने के लिए भी हम इसका अध्ययन करते हैं, और खुद को समझने के लिए भी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, फोर्थ का डी जो होगा, कि पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में, ठीक है, पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में, उस पूरे सभी जो भी शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस जो चल रहा है, उन सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मन की 3 प्रवृत्तियां हैं। मन की 3 प्रवृत्तियां, ये एक्चुअली ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मन के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको ये बात, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अवचेतन, देखिए पिछली क्लास में सिर्फ मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, जिसमें हम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बारे में हमने पढ़ा था, माइंड के बारे में। एक और चीज है कि मन की कितनी प्रवृत्तियां होती है। तो आपको याद रखना है कि 3 प्रवृत्तियां होती है मन की, जो कि क्या क्या है, अभी आप नाम याद कर लीजिए। ये टॉपिक मैं आपको दूसरे क्लास में कवर करूंगी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, एक होता है इड, इदम, जो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, एक होता है अहम, एक है परा अहम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे मैं इड लिखती हूँ, ठीक है, अहम यानी ईगो, और परा अहम यानी कि सुपर ईगो, ये है इंग्लिश का।
तो अभी आप इसे याद कर लीजिए, हम डिटेल्ड इसका पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अपने। तो मन की 3 प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, इद, अहम और पराहम। ठीक है, यानी आई, इड और ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, पहला पहला ऑप्शन है, प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक समान मानकर, मतलब हर बालक समान है ये मानकर शिक्षा का विकास करना, बिल्कुल गलत। तीसरा, बालक को ज्ञानी मानकर शिक्षा का विकास करना, नहीं। बालक को अगर हम ज्ञानी मान लेंगे तो हम उसे एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, शिक्षा कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। बच्चे को आपको इंक्लूड करना है, बच्चे को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और एक टीचर का मैं ही, मतलब टीचर ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, सिर्फ वो नॉलेज इम्पार्ट करे, ये आज के टाइम पे शिक्षा देने का की विधि नहीं होती है। ठीक है, आपको ये नहीं मानना है कि सिर्फ आप ही सुपीरियर हैं और आपको सिर्फ एजुकेशन देने वहां पे गए हैं, बोलने गए हैं। आपको बच्चों को इंक्लूड करना कि उनको कितना समझ में आ रहा है, उनको सवाल जवाब करने का हक होना। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछना, उदाहरण देना, मॉडल यूज करना, चार्ट पेपर यूज करना, चार्ट्स बनाना, ये सारी चीजें, इसलिए हम बीएड के में ये टीचर्स को पढ़ाया जाता है। ठीक, तो उनको भी इंक्लूड करके चलना है। पर आप उनको ज्ञानी मान लेंगे तो आप कभी भी सामने वाले को पूरा ज्ञानी है ये सोच लेंगे तो आप उसको नॉलेज कैसे दे पाएंगे, है ना। तो ये उत्तर भी गलत है और कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें हम यही समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कि हर बालक एक दूसरे बालक से भिन्न है। ठीक, उसका पोटेंशियल अलग हो सकता है, उसका इंटरेस्ट अलग होगा, सीखने की उसकी जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, वो अलग होगा। तो यही मानकर हम शिक्षा का विकास करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के लिए। अभी तक वो पूछा था ना कि किस किस चीज में उपयोगी है, तो आपका था पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में, पूरी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही उपयोगी है। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है अलग से सिर्फ शिक्षक को लेके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है। तो देखिए, बालक के व्यवहार को समझने के लिए, क्या शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही। बालक के लिए शिक्षण विधियों के चयन, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर बालक अलग है, उसको सीखने समझने की प्रक्रिया भी अलग होगी और इसीलिए अलग अलग तरीका विधि सिखाई जाती है। ठीक है, जिससे टीचर्स क्या करें, ये समझे कि हर बालक एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, तो बालक के व्यवहार को समझने के लिए है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बालक के लिए शिक्षण विधियों के चयन के लिए भी है कि किस प्रकार का टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक यूज किया जाए। मूल्यांकन विधियों के ज्ञान के बारे में, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है, तो बालक के व्यवहार को भी समझने के लिए और उसके व्यवहार को समझकर कौन सी शिक्षण विधि अप्लाई की जाए उसके लिए भी, फिर मूल्यांकन विधियों के ज्ञान के लिए भी ये उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं हम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, अब 3 तरह का हमारा मन है, तो हमारा जो मन है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, इसमें ये होता है कि जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो चीजें हमारे कौन से भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि इड, अहम और परा अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का ए। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं अलग से आप डिस्कशन करूंगी इसके बारे में। ठीक है, अभी आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिन इच्छाओं की पूर्ति, उनका भंडार गृह कौन सा कहलाएगा, इदम या इड कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए जरूरी है, शिक्षक के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। छात्र के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और अभिभावक के लिए यानी पेरेंट्स के लिए तो ये भी जरूरी है। किसी भी शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं, छात्र के लिए तो ऑब्वियसली है, उसका मेन सेंटर पॉइंट ही छात्र है। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें चलनी चाहिए। उसके अलावा शिक्षक के लिए ताकि वो विधि का पता लगाए, बच्चे, अभी हमने पढ़ा है ना कि बच्चे को व्यवहार को समझने में, तो जब शिक्षक के लिए है, छात्र के लिए है, अभिभावक के लिए होगा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए। क्वेश्चन 9 का डी, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है।
अगेन देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसका आंसर ये होता है कि सभी के लिए या संपूर्ण प्रक्रिया में, इसी प्रकार का ये होगा। ठीक है, इसका अलग अलग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिना देखे लगा दे, आप पढ़िएगा क्वेश्चन। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ऐसा जब क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो वो सब चीजों, बहुत सारी चीजों में सहायक है। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक के लिए नहीं है ना। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बिल्कुल सही। दूसरा, बालक को समझने में, बिल्कुल। शिक्षण विधियों के चयन में, हाँ बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा लाइन से तीसरा क्वेश्चन है ये जो इस प्रकार का है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है, सारे एजुकेशनल प्रोसेस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। याद करिए, पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात की जाएगी, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो आता है वो चेतना वाले में आता है। हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षक मनोविज्ञान अलग अलग लेवल से गुजरा था। पहले उसको आत्मा, फिर उसको मन बोला गया, फिर उसको चेतना का विज्ञान बोला गया। तो जब चेतना के विज्ञान के बारे में बात हुई, तब 1879 में विलियम वुंट ने, विलियम वुंट, और इसी में दो विलियम करके आएंगे, एक विलियम वुंट है और एक विलियम जेम्स है। तो याद रखिएगा, विलियम जेम्स ने अपनी किताब जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसमें मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था के रूप में बताया था। विलियम जेम्स की बात कर रही हूँ, वो 1890 में हुआ था। और अगर लैब की बात की जाएगी, एक्सपेरिमेंटल लैब की बात की जाएगी, यानी कि सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात की जाएगी, तो किसका नाम आएगा, ये ईयर भी आपको याद करना है, विलियम वुंट का नाम आएगा। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, डी साइलेंट। तो विलियम वुंट, कहाँ पे इन्होंने किया था, जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब से मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि अलग से साइकोलॉजी के लिए एक लैब खोला गया। ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने शुरू हो गए इसके ऊपर, तो इसको एक ब्रांच से हटा के खुद एक इंडिविजुअल, इसको एक अटेंशन मिलने लग गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट ने क्या की थी, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र, अच्छा देखिए इसमें एक ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, गुप्त सेन। इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इनके बारे में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो तीसरे नंबर का मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात की जाएगी या इंडिया में बात की जाएगी, तो कलकत्ता में शुरुआत हुई थी गुप्त सेन, सेन गुप्त के द्वारा। ठीक है, यही है ये, सेन गुप्त या गुप्त सेन बोलिए, तो इनके द्वारा 1910 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, केंद्र बिंदु पूछ रहा है, मुख्य केंद्र बिंदु मतलब मेन सेंटर, जो फोकस पॉइंट रहता है ना वो। दूसरा, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। तो देखिए सही सब चारों है, लेकिन अगर मुख्य केंद्र बिंदु की बात की जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फोकल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट होता है, वो बच्चा होता है, यानी कि लर्नर्स, यानी अधिगम करता एक व्यक्ति के रूप में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, अधिगम करता, यानी अधिगम को लेने वाला, यानी लर्निंग प्रोसेस को लेने वाला बच्चे के बारे में बात हो रही है ना, तो अधिगम करता एक व्यक्ति के रूप में, ये आपका मुख्य केंद्र बिंदु होगा। ठीक, चलिए थर्ड, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी के व्यवहार का उसके संबंध में अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान, मैं इसको इंग्लिश में भी बता देती हूँ, शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यार्थी, ठीक है, या शिक्षार्थी, शिक्षा लेने वाला, उसके व्यवहार का उसके संबंध में अध्ययन करता है। किसके संबंध में, शैक्षिक वातावरण, घरेलू वातावरण, साथियों का समूह या अलगाव में। पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशनशिप विथ, ठीक है, किसके संबंध में अध्ययन करता है, इन रिलेशनशिप विथ, किसके संबंध में। सबसे पहला आपका है एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षिक वातावरण, यानी कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है घरेलू वातावरण यानी होम, घर पे इन्वायरमेंट। तीसरा साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप, ठीक है, जो एक ही वर्ग के एक ही आयु के होते हैं उनको बोला जाता है। और चौथा अलगाव में यानी कि इन आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अलग अलग रहना, तो अलगाव में। तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, शैक्षिक वातावरण, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी के व्यवहार का, ठीक है, व्यवहार की बात तो की ही जाएगी क्योंकि मनोविज्ञान है, और किससे रिलेटेड होगा, वो शिक्षा से रिलेटेड होगा। किसके संबंध में अध्ययन करता है, तो पूरे शैक्षिक वातावरण, चाहे वो आपके घरेलू वातावरण में आपको मिल रहा हो शिक्षा, ठीक है, साथियों के समूह में, मतलब जो भी वो किससे बेसिकली रिलेटेड होगा, शैक्षिक वातावरण, उसे जहां भी मिल रहा हो शैक्षिक वातावरण, तो उसका रिलेशन किससे है, शिक्षा के वातावरण, शैक्षिक वातावरण। 13 का ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। अलगाव में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है, शिक्षार्थी से, सीखने की प्रक्रिया से, शिक्षार्थी से तो बिल्कुल है, सेंटर पॉइंट होता है, सीखने की प्रक्रिया, हाँ, सीखने की स्थिति, या सभी दिए गए विकल्प। अगर कभी भी मेन पॉइंट पूछा जाए, फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट ये दिया रहे, जैसे इसमें लिखा था ये, ठीक है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा है ना, तो आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, अधिगम करता एक व्यक्ति के रूप में, यानी जो शिक्षार्थी है वो आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। अदरवाइज शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है पूछा जाए, या मेन फोकस ना देके ऐसे लिखा हो और सभी दिए गए बिल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध शिक्षार्थी से भी है, सीखने की प्रक्रिया से भी है, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस, सीखने की स्थिति से भी है ना, लर्निंग सिचुएशन। तो क्या हो जाएगा, सभी दिए गए विकल्प, 14 का डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक मनोविज्ञान की एक सीमा है, यानी कि लिमिट है उसका, ठीक। देखिए इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहला, बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान, बाल विकास जो बालक का विकास है, ग्रोथ वाले प्रोसेस है, उसमें उसके चरणों का ज्ञान। दूसरा आपका ऑप्शन नंबर कक्षा की समस्याओं का समाधान। तीसरा बालक केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इंग्लिश में हम कहते हैं। और चौथा व्यक्तियों की समस्या। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षिक मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो अगर सीमा की बात की जाएगी मतलब एक लिमिट है उसका, तो बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान ये एक उसकी सीमा है, ठीक है। कक्षा की समस्याओं का समाधान ये तो उसको करना ही करना है, ठीक है, उसकी सीमा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा तो मुख्य उद्देश्य है। व्यक्तियों की समस्या, ठीक है, ये सब कुछ उसके उसके अंदर ही है, उसके लिमिट में ही हम पढ़ते हैं। लेकिन बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान होना एक लिमिट है, उसका एक एक सीमा है, ऑप्शन नंबर ए 15 का। 16 का शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, इनमें से निम्न में से क्या वह एक शुद्ध विज्ञान है, क्या एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, एक मानक विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान इज क्या है वो। पहला ऑप्शन शुद्ध विज्ञान मतलब कि शुद्ध विज्ञान मतलब प्योर साइंस, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान मतलब एन अप्लाइड साइंस, तीसरा एक मानक विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव साइंस, और चौथा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नोटा। चलिए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, 16 क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी एक अप्लाइड साइंस है। पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, है ना। ये शुद्ध विज्ञान की बात नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। किस प्रकार का साइंस है, अप्लाइड साइंस है। अगर देखिए, अगर आपको ऑप्शन है शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है कि मानव मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बोला जाएगा, तो जेबी वॉटसन ने ये कथन कही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी बेसिकली पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, तो एक अप्लाइड साइंस है, अप्लाई किया हुआ साइंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। अगेन पूछा जा रहा है कि शिक्षक के व्यू से अगर बोला जा रहा है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का वैल्यू क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे या छात्र को समझना, ये तो आपका आंसर हो गई, आगे का पढ़ लेते हैं। विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करें, स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करें, ब्रह्मांड के बारे में अपनी गलत धारणा को ठीक करे,
जी नहीं, ये पूरी तरीके से गलत। तो आपका 17th का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होना चाहिए कि सबसे फोकल पॉइंट, सबसे सेंटर पॉइंट क्या है? बच्चे या छात्र को समझना। ठीक, तो एक शिक्षक के लिए अगर इसमें और ऑप्शन सही लिखे होते और फिर ऑल ऑफ द अबव रहता तो भले हम वो करते, लेकिन बाकी के उत्तर गलत है इसमें। विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करने, ये उसका बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ये उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, कि शैक्षिक मनोविज्ञान के सिर्फ आपको जो नियम है उसको लागू करना। जो मेन उसका शैक्षिक निहितार्थ है वो किसमें है? कि बच्चों या छात्रों को समझने में है। ठीक है, स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करें, वो एक स्कूल की समस्या का हो जाता है। कि उसको कैसे प्रभावी ढंग से हल करना है, वो एक शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक पर्पस नहीं है ना। सबसे मेन वैल्यू जो है वो क्या है? बच्चे या छात्र को समझना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 17 का आंसर होगा। ठीक, 18। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। देखिए ये क्या है? मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में सिर्फ क्या एजुकेशन है क्या? नहीं, अलग अलग बहुत सारे है ना। साइकोलॉजी क्या होता है? मन। तो वो हमने क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होता है? आचरण के बारे में, यानी बिहेवियरल साइंस है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग शाखा है। ठीक, अलग अलग ब्रांच है। उस ब्रांच में शिक्षा मनोविज्ञान एक उसका ही शाखा है, यानी एजुकेशन के पर्पस से जब हम मनोविज्ञान को पढ़ें तो शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। और मनोविज्ञान क्या है? खुद में एक विज्ञान है, साइंस है वो, है ना। अप्लाइड साइंस अभी हमने पढ़ा, सोशल साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, ये सब कुछ है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक, एक बार मैं आपको और बता दूंगी, या शायद एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है इससे एमसीक्यू। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल। अभी मैंने आपसे जब डिस्कशन किया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी पूछेगा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, देखिए मनोविज्ञान के जनक पूछा तो कोई और, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कोई और, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मतलब जो जिसने प्रयोग किया। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं पहले। हाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मतलब प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिसने लैब खोला और जब से फिर मनोविज्ञान एक अलग ब्रांच की तरह हमने डेवलप करना शुरू किया, वही होंगे, यानी कि विलियम वुंट होंगे, जिन्होंने कहा बनाया था? जर्मनी में बनाया था। जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। तो किसे कहा जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक? विलियम वुंट को ही कहा जाएगा, विलियम वुंट को। ठीक है, तो इसमें वुंट कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वुंटो, वुंटू है ये। ठीक, तो 18th का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मतलब जिसने प्रयोग करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो वो कौन थे? विलियम वुंट थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति से, यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान है ना। हाँ, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें से संबंधित नहीं है, मतलब जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है आपको उसको टिक करना है। तो पहला, हाँ, पहला लिखा है शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहार विज्ञान है। इंग्लिश में हम बोलेंगे एजुकेशनल साइंस इज अ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस। तो ये तो है, मैंने आपको बहुत बार बताया, बिहेवियरल साइंस बिल्कुल है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सोशल साइंस है, तो ये भी सही है। तीसरा, यह एक सकारात्मक पॉजिटिव साइंस, ये भी सही है। ठीक है, अप्लाइड साइंस होता तो वो भी सही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा है, यह एक मानक विज्ञान है, ऐसा नहीं है, ये उसका नेचर नहीं है, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस। यहाँ पे भी एक ऑप्शन में लिखा था नॉर्मेटिव, तो आपने उसको गलत किया था, क्योंकि वो नॉर्मेटिव नहीं है। क्या होता है कि अप्लाइड साइंस है। ठीक, हाँ, तो अप्लाइड साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल है, पॉजिटिव है, लेकिन नॉर्मेटिव विज्ञान यानी कि एक मानक विज्ञान नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर, जो कि उससे संबंधित, उसके नेचर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, 19th का डी हो गया। 20, क्वेश्चन नंबर 20, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। अगेन केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है। जब भी केंद्र बिंदु की बात की जाएगी क्या हो जाएगा आपका उत्तर? देखिए, इंपॉर्टेंट सब है, सारी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकदम केंद्र बिंदु पूछा जाए कभी भी तो हम देखते हैं क्या उत्तर होगा, है ना। वैसे मैंने डिस्कशन कर ही लिया इस पे। पहला है विद्यालय,
ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया मतलब कि जो प्रोसेस है आपका, है ना, एजुकेशन प्रोसेस आपका वो। तीसरा बालक, और चौथा अच्छा शिक्षक। तो मेरे को केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान में आप खुद देख लीजिए, बाल लिखा है, मतलब बालक के से रिलेटेड जो भी मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे वो तो उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? बालक ही होना चाहिए, है ना। फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। उसी को अधिगम करता लिख देगा, उसी को बालक लिख देगा, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? हमेशा बालक। ठीक है, जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होगा? बालक होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21, 21वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अगेन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारिक साइंस मतलब बिहेवियरल साइंस, तो वो सही बात है, बिहेवियरल साइंस। शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस, ठीक है। तीसरा लिखा है विशुद्ध विज्ञान यानी कि विशुद्ध को ऑथेंटिक साइंस। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक विज्ञान, क्योंकि यही है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यवहारिक साइंस, बिहेवियरल साइंस, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। प्योर साइंस नहीं, विश्व ऑथेंटिक नहीं, अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस है, ये सारा है जो हम पढ़ चुके हैं। और बेसिकली क्या होता है? व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि बिहेवियरल साइंस है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ठीक है, स्टार्टिंग में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो अभी हमने पढ़ा कि जो हम पढ़ ही रहे हैं, दर्शन, वो किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का। जो साइकोलॉजी है वो किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का। तो आत्मा का प्रयोग, और वो दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, तो आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाएगा? दर्शन शास्त्र में ही होगा, ठीक है ना, फिलोसॉफी में। तो आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में स्टार्टिंग में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में, यानी कि फिलोसॉफी में, और इसी का ही ब्रांच था आपका साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को, अगेन ये अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? क्यों उसको अध्ययन करना चाहिए? इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। नहीं, कभी भी सिर्फ प्रभावित करने आपका सही जवाब नहीं होना चाहिए कि किसी को आप सिर्फ प्रभावित कर पाए, है ना। सेकंड, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। परीक्षा में प्रथम आना एम नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर के लिए कि वो अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, है ना। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ये आपका एक उत्तर हो सकता है। डी भी पढ़ लेते हैं। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बिल्कुल गलत। मतलब सिर्फ शिक्षक को एक आत्मसंतुष्टि मिले क्या, इसीलिए उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए? नहीं। अध्यापक मतलब जो टीचर है, जो इसीलिए बीएड में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है, एक टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। तो क्यों करना चाहिए? क्या वो दूसरों को प्रभावित कर सके, इसलिए? नहीं। क्या वो अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके? नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ताकि इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके, कि जब वो क्लासरूम में जाए या टीचिंग करे तो बच्चे को वो सारा कुछ समझ आए, बच्चे को शिक्षण को अधिक, मतलब अपने टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बना सके, प्रभावशाली बनाए, ताकि वो खुद फिर दूसरों को इफेक्ट दे सके, है ना, बच्चे को इफेक्ट करे, ना कि सिर्फ प्रभावित कर सकना, वो अपने शिक्षण में चेंज लाना, उसको प्रभावशाली बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 1879 में, 1879 ईयर याद कर लीजिए अच्छे से, जब भी बात की जाएगी वो विलियम वुंट होंगे, ठीक, विलियम वुंट, देखिए ऑप्शन में भी दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1879 में, एक सेकेंड ना, हाँ, 1879 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जर्मनी में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? अभी तक आपको याद हो चुका होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने, याद रखिएगा। तो सबसे पहली प्रयोगशाला 1879 जर्मनी में किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट को। लास्ट में मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स दूंगी जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको मैं रिवाइज कराऊंगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें क्वेश्चन में हम आएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, यानी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, कथन वाले क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना, उसमें कोई शॉर्टकट या ये और वो, बहुत लोग बहुत सारे शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज है आप अगर उसको पकड़ लेना, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बना सके, तो एक लाइन पूरा शॉर्टकट बना देते हैं कि ऐसे लाइन से याद रखिए। मुझे तो वो सूट नहीं होता। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा जिस भी विधि से आपको ठीक लगे, समझ में आए। लेकिन देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे ना, धीरे धीरे आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा आपको समझ में आने लगा। या कोई कीवर्ड्स आप पकड़ सकते हैं, उससे आप इसे बना सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण, मतलब देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, एक मनोविज्ञान की शाखा ही तो है, मनोविज्ञान के अलग अलग ब्रांच है, उसका एक ब्रांच एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्रांच है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ जो किससे संबंधित रखता है, विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग से संबंध रखता है, यानी शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह एक कथन है, और यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो बी स्किनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई कथन इन्होंने दिए थे जो पूछा जाता है, तो बी स्किनर आपका आंसर होने वाला है। ये जो लिखा है ए वुडवर्थ, इनके द्वारा भी एक बहुत अच्छा कथन कहा गया था, मैंने आपको बताया था, विलियम वुडवर्थ, ए वुडवर्थ ने डब्ल्यू, ठीक है ना, विलियम वुडवर्थ ने बनाया था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, है ना। वो पूरे उस चरण को बताए थे अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक स्टेटमेंट के तौर पे, कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार की विधि को वह स्वीकार करता है। ठीक, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, विलियम वुडवर्थ के द्वारा, ये उनका एक कथन है ना। ये पिछले वीडियो में मैंने वैसे बताया है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो किसके द्वारा कहा गया है, बी स्किनर के द्वारा, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का वह ब्रांच है, वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंध रखता है, उससे संबंधित है। तो ये किसने कहा था, बी स्किनर ने कहा था। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, बी स्किनर, टीचिंग लर्निंग बी स्किनर, ऐसे याद रख लीजिए जैसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। वह मनोवैज्ञानिक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कई अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो एग्जाम रहते हैं ना, उन सब में ये आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा वॉटसन, ठीक है। वॉटसन ने कहा था कि, हाँ ठीक है, स्किनर ये हो गया, वुडवर्ड का मैंने बताया कि मुझे एक बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं। उनके हिसाब से ये था कि बच्चे को जिस रूप में आप ढालना चाहें वो वैसा ढाल सकते हैं। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि मैं बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, भिखारी या चोर भी बना सकता हूँ। तो बच्चे को आप जैसा ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था अपने किताब में कि तुम मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, भिखारी, चोर, इन सब का भी उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया था। तो ये किसने कहा था, वॉटसन ने। 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताई हूँ, है ना, कि जब ये पूछा जाए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, वहां उसकी बात की जाएगी, तो आपका क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है वह आपका उत्तर होगा। जन्म से लेकर, ठीक है, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभव, जो भी लर्निंग के उसके एक्सपीरियंस है, उसका वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक, तो जन्म से लेके पूरे वृद्धावस्था तक, तो इसीलिए आप क्रो एंड क्रो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रो एंड क्रो दो बार रिपीट हुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो जब भी जन्म से लेकर वृद्धावस्था वाला ये लाइन आएगा, कथन आएगा, तो क्रो एंड क्रो आपका उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन, किस मनोविज्ञानी के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कौन बोल सकते हैं, जो आपके चार चरण में मैंने आपको बताया था, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, तो ये वही बोल सकते हैं जो उसको चौथे चरण वाला माने, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है ये माने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जेबी वॉटसन, मनोविज्ञान, हाँ जेबी वॉटसन ने कहा था, ठीक है, जेबी जॉन बी वॉटसन ने कहा था। किस मनोविज्ञानी के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, तो वॉटसन ने कहा था कि वो कैसा विज्ञान है भाई, व्यवहार का विज्ञान है। जे बी वॉटसन प्रमुख नाम है, ठीक है, जॉन बी वॉटसन प्रमुख नाम है। जब व्यवहार के विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर के बारे में बात की जाएगी ना, तो वॉटसन का नाम आएगा, जेबी वॉटसन का। ठीक, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। बाकी जो थे जो इनको सपोर्ट करते थे, उसमें कौन कौन से थे, पेवलॉफ थे, स्किनर थे, क्रो एंड क्रोन थे, मैकडुगल थे, ये सबको यही उनको ही मतलब क्या बोलते हैं, समर्थन करते थे, ठीक है, कि वो व्यवहार का ही विज्ञान है। पर जो बेसिक वो मानते थे पूरी तरीके से कि ये शुद्ध किस चीज का ही विज्ञान है भाई, व्यवहार का विज्ञान है, वो कौन थे, जॉन बी वॉटसन, जेबी वॉटसन थे। ठीक, चलिए
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए, जॉन बी वॉटसन। ये मानते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इनके बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि ये शुद्ध रूप से मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान ही मानते थे। ठीक है, कि जो मनोविज्ञान है वो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान। इस चरण में उन्होंने 3 डेफिनेशन दी है, और तीनों डेफिनेशन क्या है, देखिए पहला तो यही हो गया कि मनोविज्ञान व्यवहार व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक, एक ही है, शुद्ध विज्ञान है दे या व्यवहार का विज्ञान है। ये भी किसने कहा, जॉन बी वॉटसन ने। अगर दे देगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक, मतलब ये तीनों में सेम होगा, मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है बोले, या धनात्मक विज्ञान है बोले, या निश्चित, ठीक है, निश्चित विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का ही एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का ही धनात्मक विज्ञान है, व्यवहार का ही निश्चित विज्ञान है। तीनों अगर कथन बोला जाए तो तीनों का क्या होना चाहिए, जेबी वॉटसन ने, ठीक है, जॉन बी वॉटसन ने ही इसे कहा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान यानी सबसे पहला चरण, तो सबसे पहला चरण में मैंने आपको क्या बताया था, प्लेटो और अरस्तु आते हैं, बताया था ना, प्लेटो और अरस्तु आते हैं, जो कि क्या मानते थे, उसे आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अब ये तो ऑप्शन हो गया, ये तो जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो कवर हो गए। इसके अलावा और भी कुछ कथन है, मैं वो लिख देती हूँ जो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैकडूगल, यहाँ पे जो लिखा था ना मैकडूगल, कहीं लिखा था क्या, नहीं, देखिए जॉन बी वॉटसन उन्हीं के समर्थक थे, क्रो एंड क्रो थे, मैकडूगल थे जो कि किसको, बिहेवियर को ही मानते थे, लेकिन एक प्योर तरीके से, ठीक है, शुद्ध है, धनात्मक है, निश्चित है व्यवहार का, ये किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था। तो जो मैकडूगल थे उनका ये कथन था कि मनोविज्ञान, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, मनोविज्ञान आचरण आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ यथार्थ विज्ञान है। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, इन्होंने कहा था, बोरिंग इनका सरनेम है, ठीक है ना, चलिए, तो इन्होंने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का, देखिए नाम में लिखा है, याद करने का बोरिंग, लेकिन बहुत इजी सा दे दिया कि मानव प्रकृति का अध्ययन है, बस मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है, सिंपल। ठीक, बोरिंग तो बहुत सिंपल सा दे दिया उन्होंने कि मानव विज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, सिंपल, मतलब कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या बोल दिया, मानव मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति, ठीक है, ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति, बस उसका विज्ञान है, ये बोल दिया उन्होंने। क्रो ने क्या कहा था कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, एक तो जन्म से लेके जो मैंने आपको बताया है ना वृद्धावस्था तक, उसके अलावा क्रो एंड क्रो का एक और है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, दो चीजें, तथा इसी के साथ मानव संबंधों का व्यवहार अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, देखिए ये इजी है याद रखना। इन्होंने दो कथन इनके इंपॉर्टेंट है, पहला तो जन्म से वृद्धावस्था, मतलब दो चीजें, जन्म और वृद्धावस्था, ये भी बोला, प्लस देखिए मानव व्यवहार तथा मानव संबंध, दो चीज और बोल दिए कि मानव व्यवहार, ठीक है, और मानव के संबंध का, ठीक है, ये दो चीजों का अध्ययन है। किन चीजों का अध्ययन है भाई, मानव का व्यवहार, उसका नेचर, बिहेवियर जो, और उनके रिलेशन का, ठीक है, मानव संबंध का अध्ययन है। तो क्रो एंड क्रो, ठीक है, एक और दो दो हो गए, तो वैसे उन्होंने मानव व्यवहार मानव संबंध, दो चीजें लिखी जाएगी, या जन्म से वृद्धावस्था, तो भी क्या आ जाएगा, क्रो आ जाएगा। ठीक, तो तीन एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर बोला जाए कि मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन थे, देखिए फादर, मैंने आपको बताया कई चीजों में जनक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फादर ऑफ ये कौन है, वो कौन है, तो अगर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की, जो मैं वर्ड लिखने जा रही हूँ मनोविज्ञान, ये पर्टिकुलर, ठीक है, कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इस पर्टिकुलर शब्द, ठीक है, इस शब्द जो मैं बस लिख रही हूँ, मतलब वो शब्द हो गया मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान शब्द, इसी शब्द के जनक, ठीक है, किसने कहा था, इस शब्द को ओरिजिनेट किसने किया था, ठीक है, तो उसका आंसर भी आप लिख लीजिए,
रुडोल्फ गोएकल। ठीक। रुडोल्फ गोएकल को माना जाता है मनोविज्ञान शब्द के जनक। और मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर बोल दिया जाए ना, आधुनिक, देखिए एक्सपेरिमेंटल अगर बोला जाए तो जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वुंड, उसे माना जाता है। ठीक। उसके अलावा शिक्षा के मनोविज्ञान का जन्म किसे, शिक्षा से अगर अब आ गया तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। हाँ, चलिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत में मनोविज्ञान मतलब हम किसे मानते हैं कि अरस्तु, इसलिए हम यही पढ़ते हैं कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। लेकिन जो अमेरिकी थे अगर वो पढ़ते हैं कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। एक विलियम वुंड थे, एक विलियम जेम्स थे, मैंने बताया ना। तो विलियम जेम्स जो थे, जो 1890 में जिन्होंने क्या किया, वो अमेरिका में, ठीक है, उन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। सबसे पहली प्रयोगशाला तो विलियम वुंड ने खोली थी जर्मनी में। दूसरी प्रयोगशाला 1890 में विलियम जेम्स ने खोली थी। ठीक है, वो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को माना जाता है क्या, मनोविज्ञान का जनक। और जर्मनी में किसे माना जाएगा? वुंड को माना जाएगा। जर्मनी में अगर प्रॉपर ऐसा दे दे कि भारत में तो हम अरस्तु को मानते हैं, अमेरिका में विलियम जेम्स को, क्योंकि उन्होंने वहां एक्सपेरिमेंटल लैब खोला था, और जर्मनी में उन्होंने खोला था विलियम वुंड ने, तो उन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक। चलिए, तो जितने इंपॉर्टेंट थे वो तो मैं आपको बता दी हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। उसके बाद भी अगर कोई चीज आती है बीच में तो मैं आप कथन आएगा या कुछ कुछ आएगा तो वो भी मैं आपको बताते रहूंगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।